ओके स्टूडेंट, तो सेल वाला चैप्टर जो है हमारा, उसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे वैक्यूल्स। तो वैक्यूल जो है वो आपको पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ना बेटा। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम और वैक्यूल आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, करेक्ट। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है बेटा, यानी अगर बताएं तो इस तरह से देखो, सिंगल मेम्ब्रेन की ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, राइट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी है। मेम्ब्रेन तो बेटा चाहिए कोई भी हो, लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होगी, राइट। तो यहाँ पर जो है अपन तीन टाइप की वैक्यूल डिस्कस करेंगे। एक है सेप वैक्यूल, है ना। ये जो सेप वैक्यूल है ये प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे कि जो सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं पर हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। इज दैट क्लियर? सेप वैक्यूल डिस्कवर्ड बाय स्प्लिंजिनी, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, करेक्ट। प्रेजेंट इन प्लांट सेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि जो प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब जो डिवीजन करने वाली सेल है, उस सेल में वैक्यूल नहीं होता, यानी वैक्यूल अभी डेवलप नहीं है। तो वैक्यूल डेवलप नहीं है तो फिर प्लांट सेल का न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा, राइट। और अगर मैच्योर प्लांट सेल है, अगर मैं बात करूं मैच्योर प्लांट सेल की, तो मैच्योर प्लांट सेल के अंदर क्या है बेटा? वैक्यूल डेवलप हो जाती है। तो वैक्यूल होने के कारण इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है? पेरिफेरल हो जाता है। यानी इस तरह से ये जैसे प्लांट सेल है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा पेरिफेरल हो जाएगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो जाएगा क्योंकि इसमें लार्ज वैक्यूल डेवलप हो जाएगी। इस तरह से ये वैक्यूल डेवलप हो जाएगी, करेक्ट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। मोर देन 90% सेल शेप जो है, यानी जो साइटोप्लाज्म है, वो स्टोरेज हो जाता है बेटा वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर 90% से ज़्यादा सेल शेप यानी साइटोप्लाज्म स्टोर रहता है। इज दैट क्लियर? तो सेल का जो साइटोप्लाज्मिक मास है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूल में भरा रहता है। वैक्यूल हाइपरटोनिक होती हैं, एसिडिक होती हैं और Na+ का स्टोरेज रखती है। Na+ इसमें ज़्यादा होता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखना। वैक्यूल क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब उसका OP क्या है? ज़्यादा है। OP यानी ऑस्मैटिक प्रेशर उसका ज़्यादा होता है क्योंकि अंदर साल्ट ज़्यादा अमाउंट में है। वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, ठीक है, और कुछ लिविंग मटेरियल भी उसके अंदर स्टोरेज रहते हैं। क्या क्या रहते हैं बेटा? शाबाश, वेस्ट मटेरियल, नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और कुछ लिविंग मटेरियल भी उसमें स्टोर रहते हैं, करेक्ट। वैक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव डिफ्यूजन से करती है। यानी एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है? आपको बताया था ना एक्टिव डिफ्यूजन की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर मटेरियल जा रहा है तो इसको अपन एक्टिव डिफ्यूजन कहते हैं, करेक्ट। कोई डाउट बेटा? वैक्यूल सेल का ऑस्मो रेगुलेशन भी करती हैं, ठीक है। और प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है वो लाइजोजोम का रोल प्ले भी करती है। प्लांट में स्पिरोजोम और वैक्यूल ये लाइजोजोम की तरह एक्शन भी करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट में लाइजोजोम कम डेवलप होते हैं, तो उसका जो लाइजोजोम का रोल है वो कहीं ना कहीं स्पिरोजोम भी करता है और वैक्यूल भी करता है, करेक्ट। तो चलिए थोड़ा सेप वैक्यूल का आउटलाइन लिंक लेते हैं। सेप वैक्यूल जो है उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, करेक्ट। प्लांट सेल में वैक्यूल्स फाउंड होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल नहीं है, तो न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा, है ना। और जब मैच्योर प्लांट सेल होती है तो उसमें वैक्यूल बन जाती है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? पेरिफेरल हो जाता है। वैक्यूल में 90% से ज़्यादा साइटोप्लाज्म स्टोर रहता है, राइट। वैक्यूल के अंदर साल्ट ज़्यादा है, यानी वो हाइपरटोनिक होती है, एसिडिक होती है, और Na+ का स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होता है। वैक्यूल में ज़्यादातर सेल का वेस्ट, नॉन लिविंग और कुछ लिविंग मटेरियल स्टोरेज होते हैं। वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव डिफ्यूजन से करती है ना। और प्लांट में वैक्यूल लाइजोजोम का भी एक्शन करती है, करेक्ट। तो यहाँ पर सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इससे बाहर वैक्यूल का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, करेक्ट। उसके बाद अपन बात करते हैं, सेप वैक्यूल समझ आ गया आपको? ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो प्रेजेंट होती है बेटा प्रोटोजोआ में, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है बेटा, ये इनमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। एक ही बात लिखना है आपको कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है, ठीक है ना, वाटर और साल्ट का बैलेंस करती है। करेक्ट, बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। और प्रोटोजोआ यानी अमीबा में होता है। इसमें मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपको कि अगर फ्रेश वाटर का अमीबा है तो उसके अंदर जो वैक्यूल है, ये देखिए आप, अमीबा है, फ्रेश वाटर में है, साल्ट कम है, तो इसका ओपी भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कम है, ओपी कम है ना। करेक्ट, कोई डाउट बेटा? अब इस अमीबा को अगर हम मेराइन वाटर में लाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो पहले आप ध्यान से समझिए कि अमीबा फ्रेश वाटर का है, तो फ्रेश वाटर में अगर ये अमीबा है तो फ्रेश वाटर में साल्ट क्या होते हैं, कम होते हैं, और पानी क्या है, ज़्यादा, यानी ओपी क्या है, देखो इधर देखो, ये वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर का ओपी क्या हुआ, शाबाश, कम हुआ। और जो ये अमीबा की सेल है, ठीक है, अमीबा की ये सेल है, तो इसके अंदर ओपी क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर मूव फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी, तो ये पानी अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जाएगा तो इस सेल में वैक्यूल क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। करेक्ट, ये बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। अब हम इस अमीबा को अगर मेराइन वाटर में लाएंगे तो अब क्या होगा, फ्रेश वाटर के अमीबा को अब हम मेराइन वाटर में ला रहे हैं, तो मेराइन वाटर में अगर मेराइन सिस्टम है तो मेराइन सिस्टम का ओपी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि साल्ट ज़्यादा होता है मेराइन वाटर का, ठीक है। और अब ये जो सेल है, इस सेल का ओपी इसके कंपैरिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अब जो सेल है उससे पानी बाहर निकल जाएगा, है ना, एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी वैक्यूल जो होती है बेटा वो श्रिंक हो जाएगी। तो जब इसको मेराइन में लाएंगे तो मेराइन में लाने से क्या हो जाएगा, इसकी वैक्यूल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूल से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, तो आपको ये करना है। करेक्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा फूड वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल ऑल्सो प्रेजेंट इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, लाइक अमीबा, ठीक है ना। तो फूड वैक्यूल का भी एग्जांपल आप यहाँ पर अमीबा दे सकते हैं, क्योंकि फूड वैक्यूल आपने ये, अच्छा सॉरी, अभी आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है तो उसमें आपने ये देखा था कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। क्या होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इनमें वैक्यूल्स होती है और वो वैक्यूल्स इनमें डाइजेशन का काम करती है, राइट। तो ये फूड वैक्यूल जो होता है वो क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म में है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में रोल प्ले करेगी, और फूड इनगल्फ होकर वैक्यूल्स में आएगा। वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कर देते हैं। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। तो फूड वैक्यूल का काम है बेटा डाइजेशन करना। कौन सा डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो इस तरह से बच्चों हमने 3 टाइप के वैक्यूल को डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी 3 वैक्यूल पढ़ी हमने, सैप वैक्यूल, शाबाश, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल के रिगार्डिंग देखो, आप थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो इसकी। सेंट्रियोल जो है वो डिस्कवर किया था बेंडेन ने, राइट। और बोवेरी जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको टर्म प्रोवाइड करवाई थी सेंट्रियोल। तो डिस्कवर्ड बाय बेंडेन एंड टर्म प्रोवाइडेड बाय बोवेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके सब नेम देखो, थोड़े सब नेम पे क्वेश्चन आ जाता है। इसे सेल सेंटर कहा जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, सेल सेंटर कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि कंट्रोलिंग सेंटर कौन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कौन है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग सेंटर का अगर क्वेश्चन आता है तब तो आपका आंसर जाएगा न्यूक्लियस। बट अगर आपसे कोई पूछे कि सेल सेंटर कौन है, तो सेल सेंटर किसे माना जाएगा, सेंट्रियोल को, बिकॉज रेगुलेट डिवीजन प्लेन ऑफ सेल। सेल डिवीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन का जो प्लेन है वो रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। डिसाइड कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। सो वी कैन से सेल सेंटर। इसे डिप्लोजोम कहते हैं, है ना। डिप्लोजोम इसलिए कहते हैं कि ये नंबर में 2 होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर इनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, करेक्ट। और ये 2 होते हैं नंबर में, इसलिए इनको डिप्लोजोम कहते हैं। इनको काइनेटोजोम भी कहते हैं
ब्लीफेरोप्लास्ट ब्लास्ट भी कहते हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, तो ये इनके सब नेम है। करेक्ट। अब अपन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे, सेंट्रोजोम या सेंट्रोस्पियर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने पहले भी बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवा रखा है यहाँ पर। तो सेंट्रोजोम या सेंट्रोस्पियर क्या चीज़ है? आज आप सोच रहे होंगे ना कि सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से मुझे सीधा मतलब बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ मैं, आज कॉपी में ही करवाना पड़ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो लेकिन पूरा प्रयास है कि आपको समझ आए। सेंट्रोजोम या सेंट्रोस्पियर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या चीज़ होता है? देखो कि ये जैसे बेटा सेल है, ठीक है ना, ये सेल, और सेल में दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं, मेरी बात को दिमाग में बिठा लो, दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं, एक गोल्जी बॉडी और एक सेंट्रियोल, जिनके चारों तरफ या जिनके आसपास प्योर साइटोप्लाज्म होता है, यानी हाइलोप्लाज्म होता है, और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होता। वंस अगेन आई रिपीट, सेंट्रियोल एंड गोल्जी बॉडीज आर टू सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके सराउंडिंग केवल प्योर साइटोप्लाज्म होता है, राइट। तो जैसे कि ये सेंट्रियोल है, तो इस सेंट्रियोल के चारों तरफ ये क्या है? प्योर साइटोप्लाज्म है, ये प्योर साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया अपना सेंट्रियोल, ठीक है, एक इसके चारों तरफ ये क्या हो गया बताओ? प्योर साइटोप्लाज्म हो गया ना। तो अब ये सेंट्रियोल प्लस प्योर साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर सेंट्रोजोम या सेंट्रोस्पियर कहा जाता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट, कोई डाउट बेटा? अब देखो थोड़ा सा कि सेंट्रियोल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा एनिमल सेल का, यानी सेंट्रियोल मेनली फाउंड इन एनिमल सेल एक्सेप्ट अमीबा, आरबीसी और नर्व सेल। करेक्ट बेटा, यानी अमीबा में, आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में और नर्व सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। मेरी बात को समझ गए होंगे आप अच्छे से। बाकी सभी एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिलेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बैक टू बैक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा ये सारी, ये बात ध्यान रखिएगा ना। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छे से देखो क्या होता है बेटा कि ये जैसे सेल है, अच्छे से इसको समझिए पहले। ये सेल है, ये सेंट्रियोल है, राइट। सेंट्रियोल क्या होता है बेटा? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, इनको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज। और जो ये एस्ट्रल रेज होती है, इन्हीं से, ये एस्ट्रल रेज है, इन्हीं एस्ट्रल रेज से सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर बनते हैं इस तरह से। और स्पिंडल फाइबर आपको पता है क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, और इसी से आगे जो है सेल डिवीजन की प्रोसेस संपन्न होती है। तो ये स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर जो हैं, ये स्पिंडल फाइबर बेटा किसने बनाए हैं? एस्ट्रल रेज ने। और एस्ट्रल रेज किससे निकली है? सेंट्रियोल से। बात समझ आ रही है? तो बेटा एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, तो उसमें एस्ट्रल रेज भी बनेगी। तो एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उसको एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज हैविंग सेंट्रियोल। और ये प्लांट सेल में नहीं होता, इसलिए प्लांट सेल के डिवीजन को एनेस्ट्रल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रल रेस नहीं बनेगी। तो फिर सवाल आता है कि भी प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? तो इसका जवाब भी ध्यान से सुन लो कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, इसलिए प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या है बेटा? एब्सेंट है। तो ऐसे में उसमें डायरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स ही स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करेगी, यानी स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट कौन कर देगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो प्लांट सेल के डिवीजन को एनेस्ट्रल डिवीजन कहेंगे। पक्का मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यीस्ट, है ना, डायटम्स, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी तरह का? और ये मैंने आपको बता दिया, स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स इन प्लांट सेल। ओके, चलिए अब जो सबसे बड़ा सेंट्रियोल आपको मिलेगा वो आपको स्पर्म सेल के अंदर सबसे बड़ा सेंट्रियोल मिलेगा। करेक्ट। तो इसके बाद में सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर पर आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रियोल ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ए मेम्ब्रेनस यानी इस पे मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। और सेंट्रियोल जो होता है बेटा वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रियोल में क्या होता है बेटा, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर्स में माइक्रोट्यूब्यूल होती है। क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल। इनको आगे हम सेल साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे पूरा। तो माइक्रोट्यूब्यूल से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो किसकी बनी होती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। तो अल्टीमेट में यही कहूंगा कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जो है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज्ड बाय ट्यूब्यूलिन प्रोटीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। तो सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा वो 9+0 की अरेंजमेंट में है। कैसी अरेंजमेंट में है? 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट का क्या मतलब है आपको अभी बताते हैं अपन, कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल होगी, यानी सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से पेरिफेरल अरेंज होगी, करेक्ट। और 0 सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगी, तो सेंटर में क्या हो गया? 0। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल है और सेंटर में नो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन सेंटर, यानी सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो 9+0 का अरेंजमेंट समझ आ गया। अब देखो बेटा, ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट को समझिए कि हर माइक्रोट्यूब्यूल 3 यूनिट्स की बनी होती है, इस तरह से ए बी और सी, इस तरह से, करेक्ट। जैसे ये देखो, इधर से देख लो, चाहिए नीचे से ए बी और सी, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा। ईच माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज्ड बाय 3 यूनिट ए बी सी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट होती है ये, करेक्ट। समझ गए? ए जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है और जो 13 प्रोटीन की बनी होती है, ग्लोब्यूलर होती है ये। और बी और सी यूनिट अनकम्प्लीट होती है, कप शेप की होती है, इसमें 9 से 11 प्रोटीन होती है। इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। इधर देखो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देख लो, ये ए यूनिट बन गई पूरी, है ना। और इस तरह से मैं बनाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बी यूनिट है, तो ये अनकम्प्लीट है, राइट। तो ये कप शेप की हो गई, इस तरह से। समझ गए एकदम अच्छे से? माइक्रोट्यूब्यूल का विड्थ 250 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ईच यूनिट जो होती है वो 40 to 45 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल की जो अरेंजमेंट है वो 40 डिग्री एंगल पर होती है। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उन सब की अरेंजमेंट एक दूसरे से 40 डिग्री एंगल पर होगी, राइट। ये कोई नहीं पूछता, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सीधा इतना ध्यान रखो, 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, और माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, मतलब 3 यूनिट की बनी होती है, ए बी और सी। बस इतना ध्यान रखो। समझ गए एकदम अच्छे से? करेक्ट। अब आता है बेटा लिंकर फिलामेंट, ठीक है ना। सेकंड जो चीज अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो है लिंकर फिलामेंट। ये भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का है, ठीक है ना। अब ये जो फिलामेंट होता है ये बिटवीन सी एंड ए होता है, सी एंड ए, यानी एक यूनिट। अब इसको पहले समझ लो, फिर अपन डायग्राम पे जाएंगे। देखो ए बी सी, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है ना, ए बी और सी। इसी तरह ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल है, इस तरह से। तो ये भी क्या होगी? ए बी सी। अब लिंकर का मतलब क्या है? देखो, एक माइक्रोट्यूब्यूल का सी दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल की ए से जुड़ा होता है, तो ये लिंकर है, ये लिंकर फिलामेंट है, ठीक है। कोई डाउट? अब इसको आप समझ लो अच्छे से। देखो इस तरह से, इस डायग्राम में देखते हैं अपन, देखो बढ़िया समझ आएगा आप सबको। देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, देखो 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल हो गई। ईच माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है 3 यूनिट की है, देखो ए बी सी, है ना। और देखो ये लिंकर हो गया, एक का सी इसके ए से जुड़ा हुआ है, फिर सी ए से, फिर सी ए से, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, देखो इस तरह से, राइट। सी ए सी ए सी ए, तो ये सी ए लिंकर हो गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके। अब बात करते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर की। ये क्या है? देखो बेटा कि
इसका जो ये सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर होती है, इसके सेंटर में एक साइटोप्लाज्मिक हब होता है। मैंने आपको कहा था ना कि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो इसके सेंटर में क्या होगा बेटा, सेंटर में एक साइटोप्लाज्मिक मास है, इसको साइटोप्लाज्मिक हब कहते हैं, और इससे 9 रेडियल स्पोक निकलेंगे। 9 क्या निकलेंगे? रेडियल स्पोक, और वो बाइंड होंगे ए यूनिट के साथ विद हेल्प ऑफ एक्स प्रोटीन। अब इसको समझिए ध्यान से, डायग्राम से ही समझ आएगा आपको। देखो चलिए, ये सेंटर में साइटोप्लाज्मिक हब है, ये सेंटर में साइटोप्लाज्मिक हब हो गया। अब इस साइटोप्लाज्मिक हब से देखो रेडियल स्पोक निकल रहे हैं, देखो ये 1 2 3 है ना, इस तरह से देखो 4 5 6 7 8 9। तो ये सेंटर का साइटोप्लाज्मिक हब है, इससे 9 रेडियल स्पोक निकलेंगे। अब ये एक प्रोटीन होगी एक्स, ये देखो एक्स है ना, इस एक्स की हेल्प से ये ए यूनिट से जुड़ जाएंगे इस तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये ए यूनिट से जुड़ गए ना, ये देखो, राइट। और अब ये जो 2x है ना, 2x, इनके बीच में ऐसे वाई प्रोटीन होती है इस तरह से। 2x के बीच में जैसे ये x है ना, इनके बीच में ये देखो ये वाई प्रोटीन हो जाएगी। आपको लगता नहीं है कि गाड़ी का पहिया बन गया है? ये देखो इस तरह से, गाड़ी का जो टायर है ना, ऐसा कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, तो ये बीच वाली वाई प्रोटीन हो गई। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये पूरी सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। तो बाकी आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई डाउट है तो ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। अब सेंट्रियोल का सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके फंक्शन बताइए। सेंट्रियोल क्या करता है बेटा? सेल डिवीजन के प्लेन को रेगुलेट करता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, अभी आपको बताया था मैंने कि इससे एस्ट्रल रेज निकलती है और उससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। बात समझ आ गई? इसके अलावा बेटा ये सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी भी बनाता है, तो एक फंक्शन और लिख लीजिए आप। तो ये सेंट्रियोल जो है वो सीलिया एंड फ्लैजिला जो है उनकी बेसल बॉडी फॉर्मेशन भी करता है, बेसल बॉडी फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। बात समझ आ गई? और एक ये ऊपर और ध्यान रखो सेंट्रियोल का ओरिजिन, कि कोई भी न्यू सेंट्रियोल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से ही बनता है। ध्यान रखना, प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल ही न्यू सेंट्रियोल को बनाता है, इसी से न्यू सेंट्रियोल बनेगा, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना। और सेल डिवीजन की एक फेज होती है एस फेज, उसी के अंदर सेंट्रियोल डबल होता है ना, एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल ही न्यू सेंट्रियोल बनाएगा ड्यूरिंग इंटरफेज की एस फेज। सेल डिवीजन में एक फेज आती है इंटरफेज, उसी की एक सब फेज होती है जिसको बोलते हैं एस फेज, सिंथेसिस फेज, उसी में सेंट्रियोल डबल होता है। और किससे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से बनता है, ठीक है बेटा। कोई डाउट? थोड़ा सा और सुन लो, जो स्पर्म है इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। स्पर्म जो है बेटा उसमें 2 तरह के सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक मिलेगा आपको डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो आगे जाइगोट के डिवीजन में हेल्प करता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो स्पर्म की टेल या फिलामेंट बनाने का काम करता है, राइट। तो ये आपको खैर आगे जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट? एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये इस तरह से आपका सेंट्रियोल कंप्लीट होता है। उसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है बेटा। तो सीलिया जो है और फ्लैजिला है, इनकी स्टडी की थी एंग्लेमैन ने, ठीक है। ये एक एक्सोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। यानी ये सेल के अपेंडेजेस के रूप में रहते हैं, प्रोजेस के रूप में रहते हैं, प्रोजेक्शंस बोल सकते हैं, इस तरह से होता है। देखो ये फ्लैजिला है, ये सीलिया है, इस तरह से देखो ये, है ना। तो ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये देखो सीलिया बनाई है मैंने, ठीक है, ये मैंने फ्लैजिला बना दिया है, फ्लैजिला, करेक्ट। तो ये क्या करते हैं बेटा? लोकोमोशन स्ट्रक्चर है, यानी सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सीलिया और फ्लैजिला मेनली मूवमेंट में ही काम आती है, यानी लोकोमोशन स्ट्रक्चर है, बट इसके अलावा ये एडहेशन करवाने का काम भी करती है,
है ना, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम भी करती है, एक्सक्रीजन कराने का काम भी करती है, ठीक है, लेकिन मेनली लोकोमोशन स्ट्रक्चर है। बट इनका काम एडहेशन भी, एडहेशन मतलब किसी सरफेस के साथ अटैच करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना, एक्सक्रीजन करवाना, ये भी इनका फंक्शन है ना। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, सीलिया और फ्लैजिला जो है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है, आउटर स्ट्रक्चर और फंक्शन उनके डिफरेंट है। बच्चों मैं आपको कह रहा हूं, इसी लाइन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। क्या बोला हूं मैं, सीलिया और फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर तो सिमिलर है ना, इंटरनली सेम है, बट इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर और इनका जो फंक्शन है वो डिफर है। तो डिफरेंस किस में है, बाहर से देखने में और इनके फंक्शन में डिफरेंस है, बट इंटरनली ये दोनों क्या है, सिमिलर है। राइट बेटा, क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। सीलिया, सीलिया जो होती है बेटा वो शॉर्ट साइज की होती है, 5 to 10 माइक्रोन मीटर, और फ्लैजिला लॉन्ग साइज का होता है, लगभग 150 माइक्रोन मीटर। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम में भी देखो ये चीज़ बनाई थी, देखो फ्लैजिला मैंने लॉन्ग बनाया और सीलिया मैंने देखो शॉर्ट बनाया। राइट, तो ऑब्वियस बात है बेटा, सीलिया के नंबर ज़्यादा होंगे और फ्लैजिला के नंबर कम होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब थोड़ा और देखो, दोनों लोकोमोशन स्ट्रक्चर है ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। सीलिया कोऑर्डिनेटेड या सिंक्रोनस मूवमेंट करती है, रेगुलेटेड मूवमेंट करती है, इसकी स्वीपिंग मूवमेंट होती है, पेंडुलम लाइक मूवमेंट होती है, एक रिदम में मूवमेंट करती है ये। जबकि फ्लैजिला इंडिपेंडेंट एसिंक्रोनस मूवमेंट करता है, नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिक्स रिदम नहीं है ना। तो इस तरह की मूवमेंट फ्लैजिला कराता है। देखो फंक्शन डिफरेंट हो गया ना। दूसरी बात, फ्लैजिला ओनली लोकोमोशन, फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में काम आता है, जबकि सीलिया लोकोमोशन भी करवाती है, एडहेशन भी करवाती है, एब्जॉर्प्शन भी करवाती है, एक्सक्रीजन भी करवाती है। तो सीलिया लोकोमोशन के साथ साथ एडहेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीजन में पार्टिसिपेट करती है, जबकि फ्लैजिला केवल लोकोमोशन कराता है। दूसरी बात, सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या सिंक्रोनस मूवमेंट करती है, जबकि फ्लैजिला से इंडिपेंडेंट एसिंक्रोनस या नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। बात समझ आ गई? ओके, अब थोड़ा और समझ लो अच्छे से, ये चीज़ें आपको आगे काम आएगी। सीलिया दो तरह की होती है बेटा, एक होती है काइनोसीलिया और एक होती है स्टीरोसीलिया। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझो। काइनोसीलिया जो होती है वो ट्रू सीलिया होती है। ट्रू सीलिया का मतलब, सीलिया का क्या काम है बच्चों बताओ ना यार, मूवमेंट करवाना है ना, मेन काम तो लोकोमोशन है कि नहीं है। तो काइनोसीलिया ट्रू सीलिया बिकॉज इसमें बेसल बॉडी प्रेजेंट है और बेसल बॉडी ही लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो काइनोसीलिया कौन सी होती है, जल्दी बोलो, ट्रू सीलिया। क्यों? क्योंकि इसमें बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी है तो क्या करेगी, लोकोमोशन करवाएगी, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में बेसल बॉडी होती है। राइट, तो जब बेसल बॉडी है तो ही लोकोमोशन होगा, अदरवाइज लोकोमोशन नहीं होगा। तो स्टीरोसीलिया क्या होती है बताओ, फॉल्स होती है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं करवाएगी। मूवमेंट क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि बेसल बॉडी एब्सेंट है। करेक्ट। तो भाई सवाल ये है कि जब ये मूवमेंट नहीं कराती तो ये क्या करवाएगी, ये क्या करवाएगी फिर दूसरे काम। दूसरे काम बोलो क्या है, एडहेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीजन। तो इनमें किसका रोल है, जल्दी बोलो, स्टीरोसीलिया का। मूवमेंट कौन करवाएगी, काइनोसीलिया। अब बेसिक है, देखो सीधा याद रखो, काइनोसीलिया क्या है, ट्रूसीलिया। लोकोमोशन कौन कराता है, काइनोसीलिया। बेसल बॉडी किस में होती है, काइनोसीलिया में। लोकोमोशन कौन सी सीलिया नहीं करवाती, स्टीरोसीलिया। क्यों नहीं करवाती, बिकॉज बेसल बॉडी एब्सेंट है। करेक्ट। चलिए, फ्लैजिला भी दो तरह की होती है बेटा, एक विपलेस फ्लैजिला होती है जिसमें प्रोजेक्शन नहीं होते, ये स्मूथ फ्लैजिला भी बोलेंगे अपन। राइट, और एक होती है टिन सेल फ्लैजिला। टिन सेल फ्लैजिला कौन सी होती है भाई, टिन सेल फ्लैजिला वो होती है जो रफ होती है। मैं चलो बना के दिखाता हूँ, देखो आपको, ऐसे नहीं है ना, ये देखो, ये सेल है, ये फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला देखो इस तरह से, इस पर मैंने इस तरह से प्रोजेक्शंस बनाए हैं इसको। तो ये फ्लैजिला कौन सी है, टिन सेल फ्लैजिला है। टिन सेल का मतलब रफ फ्लैजिला है ये, इस पे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है ना, इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं मैस्टिगोनिमा। क्या कहते हैं, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, मैस्टिगोनिमा कहते हैं। ठीक है ना, या फ्लीमर्स कहते हैं इनको, मैस्टिगोनिमा या फ्लीमर्स कहते हैं। करेक्ट।
और ये जो फ्लैजिला है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने में, ये फ्लेमर जो होते हैं या मेस्टिगोनीमा जो होते हैं, ये इस फ्लैजिला को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और ये जो दूसरी स्मूथ फ्लैजिला बनाई है जिसपे प्रोजेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं विप्लेस फ्लैजिला बोलते हैं इसको, या स्मूथ फ्लैजिला बोलते हैं इसको, करेक्ट, जिसमें ये मेस्टिगोनीमा नहीं होते। तो ये जो प्रोजेक्शन है इनको क्या बोलते हैं भाई, मेस्टिगोनीमा, करेक्ट। तो दो तरह की फ्लैजिला बता दी मैंने। अब मैंने कहा था इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है भाई दोनों की, तो देखते हैं कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो सीलिया फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले बेसल बॉडी। अभी मैंने सेंट्रियोल का एक फंक्शन बताया था आपको, क्या फंक्शन बताया था, सेंट्रियोल का मैंने फंक्शन बताया था कि वो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है, बताया था ना। तो बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर बताओ किसके जैसी होगी, लाइक, शाबाश, लाइक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होगी बेसल बॉडी की, है ना। तो ये सेंट्रियोल क्या था, ए मेम्ब्रेनस, तो ये भी क्या है, ए मेम्ब्रेनस है। सेंट्रियोल में अरेंजमेंट क्या थी, 9+0, तो इसकी भी अरेंजमेंट, अरे भाई सेंट्रियोल है, बस यूँ समझिए एकदम सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर है, ए मेम्ब्रेनस है, 9+0 अरेंजमेंट है। और अभी देखो मैंने ये कहा था कि हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट कौन करवाता है, बेसल बॉडी, ठीक है। मेरे को लग रहा है थोड़ा आपको आउटलाइन दे देना चाहिए मेरे को। देखो ये सेल है, इस तरह से देखो, इस तरह से ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर का एक आउटलाइनिंग दे रहा हूँ, देखो आपको इस तरह से होता है, ये देखो ये बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है, ठीक है। और इस तरह से ये एक बाहर फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट है, इसको सीलियम या फ्लैजिलम कहते हैं। ये डायग्राम बनवाए थे मैंने लास्ट ईयर भी, लेकिन मुझे लगता नहीं बच्चे ने इसने बनाए नहीं होंगे, सीलियम या फ्लैजिलम, ठीक है। और इससे ना इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है जो मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, सेल मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से इस तरह से अटैच होती है ये, इनको बोलते हैं सीलियरी रूटलेट, रूटलेट, राइट। तो अब बताओ सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में कितने कंपोनेंट्स हो गए, 3। नंबर 1 बेसल बॉडी, नंबर 2 सीलियम, और नंबर 3 सीलियरी रूटलेट। तो बेसल बॉडी तो क्लियर हो गया, ये तो गिफ्ट मिल गया आपको। बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेंट्रियोल जैसी होती है, राइट। अब देखो सीलियम या फ्लैजिलम, देखो ये मेम्ब्रेनस होता है बच्चों, और इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोनीमा। दैट इज सुपर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने सेल का जो चार्ट बनाया था ना उस समय, देखो एक तो पीछे वाली क्लासेस ध्यान में रखो, मैंने जब आपको सेल का चार्ट बनवाया था सबसे पहले, मैंने उसमें भी कहा था कि सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी पे मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि उनके फिलामेंट पे मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, एक्सोनीमा। सीलियम और फ्लैजिलम में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट रहेगी 9+2। 9+2 का मतलब कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो रहेगी पेरिफेरल और 2 माइक्रोट्यूब्यूल रहेगी सेंटर में। सेंट्रियोल में क्या था, 9+0 था, है ना, करेक्ट। और यही मूवमेंट या लोकोमोशन करेगा। तो अब देखो 9 माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, पेरिफेरल है, जो 10 डिग्री के एंगल पे अरेंज होती है। सेंट्रियोल में कितने डिग्री के एंगल पे थी, 40 डिग्री के एंगल पे थी, और यहाँ पर इनका एंगल क्या है, 10 डिग्री। और ये डबलेट होती है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ट्रिपलेट पढ़ा था। और इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगी, ईच माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होगी। डबलेट का मतलब 2 यूनिट होगी, एक ए और एक बी, 2 यूनिट होगी ए और बी। उसमें क्या थी, 3 थी ना ए बी सी, इसमें 2 ही यूनिट होगी। तो ए स्मॉल यूनिट होगी और बी जो होगी वो लार्ज यूनिट होगी, करेक्ट। अब जो ये ए स्मॉल यूनिट है, ये जो ए स्मॉल यूनिट है, इससे बेटा क्या होगा कि 2 फिलामेंट निकलेंगे, एक को नेक्सिन बोलेंगे जो लीनियर होगा और कनेक्ट होगा दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल की बी से, और दूसरा जो होगा उसको डाइनिन बोलेंगे। डाइनिन जो होगा हुक लाइक होगा, और इसके फंक्शन के लिए कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना जो मसल्स में, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मसल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, उसी तरह ये डाइनिन फंक्शन करेगा।
लाइक एक्टिन और मायोसिन। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक बात सुनो, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है ना, मसल का रोल के काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, और मसल कॉन्ट्रैक्शन दो प्रोटीन की वजह से होता है, कौन सी, एक्टिन और मायोसिन, करेक्ट। और एक्टिन और मायोसिन जब कॉन्ट्रैक्शन का रोल करते हैं तो उनको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली डाइनिन फंक्शन किसकी तरह करता है, लाइक एक्टिन और मायोसिन। तो डाइनिन के फंक्शन के लिए भी क्या रिक्वायर्ड होगा, कैल्शियम रिक्वायर्ड होगा, राइट। कोई डाउट बेटा। और एनर्जी भी, एटीपी भी जरूरत होगी यहाँ पर, एटीपी हाइड्रोलाइसिस यानी एटीपी का भी यूज होता है। तो समझ गए एकदम अच्छे से, ठीक है। दोबारा समझिए कि जैसे कि ये ए छोटी यूनिट है और बी बड़ी यूनिट है, इस तरह से। तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। ए से फिलामेंट निकलेगा एक लीनियर और एक इस तरह से हुक लाइक, सॉरी ये लीनियर और एक इस तरह से हुक लाइक निकलेगा, इस तरह से। तो लीनियर जो होगा वो तो अगली माइक्रोट्यूब्यूल की बी से जुड़ जाएगा, राइट। और ये जो है ये इसको बोलेंगे डाइनिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, डाइनिन। ये कॉन्ट्रैक्शन में काम करेगा। और ये जो लीनियर है इसको नेक्सिन बोलते हैं, ये लिंकर का काम करेगा। लिंकर यानी ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ेगा। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। तो इस तरह से इसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने बताया। जैसे कि मैंने कहा था सेंटर में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल होगी, 2 होगी, ठीक है। और ये सिंगलेट होती है। सिंगलेट का मतलब, देखो बेटा प्लीज आप थोड़ा ध्यान से समझो। ट्रिपलेट का मतलब 3 यूनिट, ए बी सी। डबलेट का मतलब 2 यूनिट, है ना, ए और बी। सिंगलेट मतलब एक अकेली है बस, तो ये सिंगलेट होती है, ठीक है ना। और कनेक्टेड बाय रोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस तरह से ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है और ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्टेड है, इस तरह से, ठीक है। कोई डाउट। और इनके ऊपर एक सीथ होता है जिसको सेंट्रल सीथ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सीथ। और इसी से वो 9 रेडियल स्पोक निकलेंगे, इस तरह से, इस तरह से, राइट। अब इसको ध्यान से सुन लो अच्छे से, ये पूरी स्ट्रक्चर देख लो, आपको फिर और बढ़िया समझ आएगा। देखो किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि बताओ किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीलियम या फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो सबसे बाहर देखो ये मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गई सबसे बाहर। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोनीमल सीथ। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। अब 9 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज करो पेरिफेरल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल हो गई। डबलेट है यानी 2 यूनिट है, बी ए बी ए बी ए हो गया ना। बी लार्ज है, ए स्मॉल है। अब देखो ए से 2 फिलामेंट निकल रहे हैं, एक नेक्सिन देखो लीनियर जो दूसरी की बी से जुड़ रहा है, देखो ये देखो दूसरे की बी से जुड़ रहा है, देखो ये लिंकर का काम कर रहा है। ये देखो लीनियर वाला जो है ये, राइट, ये लिंकर का काम कर रहा है, ठीक है। और एक हुक लाइक देखो इस तरह से, ये डाइनिन, इसको क्या बोलेंगे, डाइनिन। यहाँ पर सब लेबलिंग कर रखी है, देखो ये डाइनिन है, ये नेक्सिन है, ठीक है ना। और ये माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें 2 यूनिट है, बी और ए। तो डाइनिन कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाएगा यानी मूवमेंट में हेल्प करेगा, और नेक्सिन लिंकर का काम करेगा। बात समझ आ गई। अब ये देखो, अब ये सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 2, दोनों रोड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर हो गई। ये सेंट्रल सीथ हो गया, सेंट्रल सीथ से 9 रेडियल स्पोक निकल रहे हैं, देखो ऐसे, ये देखो ये ए से जुड़ रहा है, देखो ये देखो ये रेडियल स्पोक है। तो इस तरह से ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल की ए यूनिट से जुड़ जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ये राइट। तो ये आपकी जो है स्ट्रक्चर हो गई सीलियम या फ्लैजिलम की। और बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर तो किसके जैसी थी, सेंट्रियोल जैसी थी। अब बचती है सीलियरी रूटलेट। सीलियरी रूटलेट, तो सीलियरी रूटलेट अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, अरे भाई भूल जाते हो एक तो। ये देखो ये बेसल बॉडी थी, तो बेसल बॉडी से ही ये रूटलेट निकलती है ना, ये देखो इस तरह से बेसल बॉडी से निकलती है ना ये रूटलेट, है ना। बाइंड विद सीएम या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या सेंट्रियोल, इन तीनों से बाइंड हो सकती है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी को क्या करेगी, रूट है ना भाई, रूट है तो स्टेबिलिटी देगी, राइट। कोई डाउट बेटा, समझ आया एकदम अच्छे से। डार्क फाइबर होते हैं ये, एटीपी एजेक्शन करते हैं यानी एटीपी यूज करेंगे, करेक्ट।
बात समझ आ गई। बस एक ही काम है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब अपन सीलिया फ्लैजिला जो है उनके बारे में एक आपको छोटी सी बात और बता देते हैं। फ्लैजिला फ्लैजिला फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ में मिलती है, जू स्पोर्स में होती है ना, मोटाइल स्पोर होते हैं। कोइनोसाइटिक सेल जो स्पंज में होती है, आपको अभी डाइवर्सिटी पढ़ाई थी ना कोइनोसाइट सेल स्पंज की, उसमें होती है। सिलेंट्रेट्स में, तो कहाँ कहाँ मिलेगी फ्लैजिला आपको? फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट में, जू स्पोर्स में, है ना। सीलिया सिलिएटेड प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ का तो क्लासिफिकेशन ही फ्लैजिला सीलिया के बेस पर किया जाता है ना। एपिथेलियम सेल्स पर मिलती है सीलिया, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। साइकस जो प्लांट है, ध्यान से सुना, साइकस का जो मेल गेमीट है यानी पोलन ग्रेन, उसमें आपको सीलिया मिलेगी। समझ आ गया? फ्लैजिला सीलिया एब्सेंट इन स्पायरोगायरा, रेड एल्गी। देखो मैंने प्लांट डाइवर्सिटी में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि स्पायरोगायरा में और रेड एल्गी में, ध्यान से सुनना, और बीजीए में, बीजीए क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो आपका नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं। देखो, स्पायरोगायरा, रेड एल्गी, बीजीए, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, निमेटोड, आर्थ्रोपोड, एंजियोस्पर्म और पाइनस प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म का, इनमें सीलिया फ्लैजिला नहीं होती है। बात खत्म। तो सीलिया फ्लैजिला किस किस में नहीं होती बताओ? स्पायरोगायरा, रेड एल्गी, बीजीए, निमेटोड, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म और पाइनस, इनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं होती है। राइट। चलिए बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।